एस्टेरॉयड एपोफिस जो अगर पृथ्वी से टकरा गया तो यहाँ मास एक्सटिंक्शन इवेंट ट्रिगर कर सकता है। इस इवेंट को कैसे रोका जा सकता है? कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जो एक साथ पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था, उस वायरस को कैसे रोका गया? वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 810 करोड़ जो लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंज और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पॉपुलेशन कोलैप्स का रिस्क है उसे कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है और इस इवेंट को कैसे टाला जा सकता है? इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है गणित। मैथमेटिक्स की एक सटीक कैलकुलेशन हमें कोविड जैसी बड़ी महामारी, पॉपुलेशन कोलैप्स का रिस्क और एस्टेरॉयड एपोफिस से बचा सकता है। बिना गणित या मैथ्स के कोई भी सोसाइटी या सिविलाइजेशन फंक्शन ही नहीं कर सकती। ग्रीक्स हो, मेसोपोटामियंस हो, मायंस हो, चाहे हिंदू सिविलाइजेशन। आज से 10,000 साल पहले भी मैथ्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस थी जितनी आज है। इन सभी सिविलाइजेशंस ने अपने अपने सर्कमस्टेंसेस और नीड्स के हिसाब से अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक सिस्टम डेवलप किया और उसी लॉजिक सिस्टम में धीरे धीरे नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन इंक्लूड होते गए। और उसी लॉजिक सिस्टम को आज हम इंग्लिश में बोलते हैं मैथ्स और हिंदी में बोलते हैं गणित। लेकिन हम मैथ्स का ट्रांसलेशन हिंदी में गणित कर तो देते हैं, लेकिन मैथ्स और गणित में एक बेसिक डिफरेंस है। मैथ्स वर्ड डिराइव होता है ग्रीक वर्ड मैथमेटिको से, जिसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ लर्निंग, मतलब आप सीखने के इच्छुक हैं। आप कुछ भी सीखने के इच्छुक हो सकते हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, साइंस, फिलॉसफी और आर्ट। और वहीं अगर गणित की बात करें तो उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है गणना करना या कैलकुलेट करना। तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही सिंपल और जनरल टर्म हो गया और वहीं गणित एक बहुत ही स्पेसिफिक और सटीक टर्म हो गया इस फील्ड ऑफ स्टडी को नाम देने के लिए। ये है 4000 साल पुराना द पिरामिड ऑफ जोसर जो कि इजिप्ट में है। ये है मायन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर और ये भी लगभग 4000 साल पुराना है। ये है मेसोपोटामिया की टाउन प्लानिंग जो अगेन 4000 साल पुरानी है। ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर और रिफाइंड टाउन प्लानिंग बिना मैथमेटिकल नॉलेज के पॉसिबल ही नहीं थी। एक तरफ ग्रीक्स ज्योमेट्री में अपनी नॉलेज बढ़ा रहे थे और वहीं मेसोपोटामियंस बेसिक अर्थमेटिक अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे थे और मायन सिविलाइजेशन अपनी अलग ही एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन की हेल्प से कैलेंडर बनाने में लगी हुई थी। एक तरफ थे ये सारे सिविलाइजेशंस जो अपने अपने लेवल पे मैथमेटिक्स या गणित के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ थी एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां ना सिर्फ उन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के फंडामेंटल्स को डिस्कवर किया गया जिन्हें हम आज भी यूज करते हैं, बल्कि उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एडवांस लेवल तक पहुंचाया गया जिन्हें आज पूरी दुनिया यूज करती है। जितने भी बड़े मैथमेटिशियन या हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने उस सिविलाइजेशन को हिंदू सिविलाइजेशन कह के एड्रेस किया है। तो अब इस वीडियो में जहाँ भी हिंदू सिविलाइजेशन शब्द आए आप लोग समझ जाना भारत की बात हो रही है। 976 AD स्पेनिश मॉनेस्ट्री में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला। उस मैन्युस्क्रिप्ट में भारत के मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ लिखा मिला। The Indians have an extremely subtle and penetrating intellect. The best proof of this is the 9 symbols with which they represent each number no matter how large. आज हम जो छोटे बच्चों को 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सिखाते हैं, इसी छोटी सी काउंटिंग ने पूरे मैथमेटिक्स के फील्ड को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है। इस सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम और ये भारत में इन्वेंट हुआ। इस डेसिमल सिस्टम का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसे जानने से पहले भारत में जो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री है उसे समझ लेते हैं। भारत में जो मैथमेटिक्स या गणित की सबसे पहले रिटन एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं वेदों में। वेद दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर है। वेदों में कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि आज से 5-10 हजार साल पहले भारत में मैथमेटिक्स का मिनिमम बेस लेवल क्या था। जैसे यजुर्वेद से ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को 10⁻12 तक के नंबर्स की नॉलेज थी। नंबर्स की नॉलेज इससे ज्यादा भी हो सकती है। 10⁻, एक पर्टिकुलर मंत्र से उठाया गया है जो अश्वमेध यज्ञ के लिए यूज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी नॉलेज 10⁻12 तक ही सीमित थी। उनको 10⁻13 या 14 का पता ही नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उनको 10⁻12 से ज्यादा पता था। अगला रेफरेंस मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में और इस वर्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन है with 3/4 पुरुषा went up, 1/4 of him again was here। इस वर्स से ये कंफर्म हो जाता है कि उन लोगों को फ्रैक्शंस की भी नॉलेज थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात ये है कि जिस टाइम पे
यहाँ फ्रैक्शंस में लोग डील कर रहे थे, अदर सिविलाइजेशंस में अभी नंबर सिस्टम भी अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ था। अब वेदों से चलते हैं वेदांग पर। 6 वेदांग वेदों को सही रूप से समझने में और इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसी कैटेगरी में आते हैं शिल्प सूत्र। ये भी कोई मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन इसमें हवन कुंड को सही तरीके से ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाने की टेक्निक दी गई है। और इसी टेक्निक में ये वर्सेस आते हैं जिसका सिंपल मीनिंग होता है h² = p² + b², और साथ ही साथ ट्राइंगल बनाने के कोऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं। आज इस वर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और इस ट्रिपलेट को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी में आगे 2 का स्क्वायर रूट निकालने का भी तरीका मेंशन है, आज से 2000 साल पहले। अब थोड़ा आगे चलते हैं छंद सूत्र में। ये भी कोई मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक नहीं है। छंद सूत्र रिलेटेड है ऐसे वर्सेस बनाने के लिए जो हमारे वेदों में या रामायण या महाभारत जैसे इतिहास में देखने को मिलते हैं। जो वर्सेस ना सिर्फ प्रॉपर राइम में होते हैं, बल्कि ऐसे होते हैं जो किसी सिचुएशन को एक्यूरेटली डिपिक्ट करे और लिसनर्स को आसानी हो उन्हें याद करने में। ऐसे ही एक स्कॉलर थे आचार्य पिंगला, जिन्होंने छंद सूत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज करके ऐसे रूल्स बनाए जिसमें छंदों में मात्राओं का ऐसा प्रयोग हो, और उस मेथड को नाम दिया मात्रा मेरू, जो आज फिबोनाची सीरीज से काफी मिलती जुलती है। और ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम था मेरू प्रस्तरा, जिसको आज हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी या कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो आचार्य पिंगला भी कर रहे थे पास्कल से पहले। ये कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंसेस थे जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि भारत में गणित का लेवल क्या था। अब चलते हैं डायरेक्ट सोर्स पर, एक मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट पर, जो लगभग 2000 साल पुराने हैं। 1881 में पेशावर के भक्शाली गांव में एक किसान को अपने खेत में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, इसीलिए इस मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं भक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। उस मैन्युस्क्रिप्ट में एक क्वेश्चन है जो आई एम श्योर आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मेथड हम 2000 साल पहले यूज करते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्टली वही मेथड आज भी यूज होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं इक्वेशंस। उसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि भारत या हिंदू सिविलाइजेशन में मैथमेटिक्स के फील्ड में और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। पहली बार सूर्य सिद्धांत में ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स को यूज किया गया, जैसे जया जो बाद में बन गया साइन, कोजया बन गया कोसाइन, उत्क्रम जया बन गया इनवर्स साइन। फेमस इक्वेशन sin² x + cos² x = 1, जो आज भी 10th, 11th, 12th के बच्चों के मैथमेटिक्स की जर्नी आसान बना देता है। ये इक्वेशन दिया था वारमीर ने अपने पंच सिद्धांत में। एक और फेमस फॉर्मूला जो हम सब ने यूज किया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, एरिया = √s - a × s - b × s - c × s - d। s = a + b + c + d / 2। a, b, c, d क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं। इस फॉर्मूले को दिया ब्रह्मगुप्त ने, जिसे आज हम इरॉन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, लेकिन इरॉन्स के पहले। x = √b² + 4ac - b / 2a। 11th 12th में आज भी इसी फॉर्मूले का यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये फॉर्मूला भी 1200 से 1500 साल पुराना है, जिसे दिया था ब्रह्मगुप्त ने। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है x² - ny² = 1, जहाँ n कोई नॉन स्क्वायर इंटीजर है, तो इसके सॉल्यूशंस निकालने का फॉर्मूला भी ब्रह्मगुप्त ने ढूंढ लिया था, और इस इक्वेशन को आज हम बोलते हैं पेल्स इक्वेशन। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने काफी पहले ही इसके सॉल्यूशंस ढूंढ लिए थे। इसके बाद बारी आती है इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस की। वैसे इक्वेशंस जिनमें अननोन वेरिएबल ज्यादा होते हैं और इक्वेशंस कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलने लग जाते हैं। ऐसे इक्वेशंस को भी सॉल्व करने का तरीका आचार्य भास्कर ने पहले ही दे दिया अपने बुक आर्यभट्टीय भाष्य में। और ऐसे ही बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसे आज हम किसी ग्रीक, जर्मन या किसी वेस्टर्न मैथमेटिशियंस के नाम पे पढ़ते हैं, वो पहले ही भारत में इन्वेंट हो गए थे। 0 से लेके इन्फिनिटी तक, अर्थमेटिक से लेके कैलकुलस तक और मेंसुरेशन से लेके ज्योमेट्री तक भारत में पहले ही ये सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी। इन सारी चीजों को सुनकर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल, क्या मैथमेटिक्स सिर्फ भारत में ही डेवलप हो रही थी? इसका जवाब है नहीं। जब भारत में ज्योमेट्री और अर्थमेटिक जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे,
तो ग्रीक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियंस और मायन सिविलाइजेशन में भी अपने अपने लेवल पर मैथ्स के फील्ड में डेवलपमेंट हो रही थी। वहाँ भी ज्योमेट्री की हेल्प से सुंदर आर्किटेक्चर वाले अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। मायन सिविलाइजेशन में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की हेल्प से डेट को कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस स्पीड से भारत में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे थे, किसी और सिविलाइजेशन में यही सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्लोली डेवलप कर रहे थे और साथ ही उन्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का तो पता ही नहीं था। जैसे रोमन नंबर में 888 को लिखने के लिए 11 या 12 एक्सप्रेशंस लग जाते हैं और इसी नंबर को अगर भारत के डेसिमल सिस्टम में लिखा जाए तो सिर्फ 3 डिजिट लगेंगे, 888। अगर 888 को 888 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रोमन नंबर में ये कैसे पॉसिबल है पता नहीं। रोमन नंबर सिस्टम में ये एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। और वहीं अगर डेसिमल सिस्टम में ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भले ही कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आंसर आ जाएगा। और केवल 0 से लेकर 9 के बीच के डिजिट से ही हम कोई भी फिगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रीक्स की इसी प्रॉब्लम ने उन्हें सिर्फ ज्योमेट्री तक ही लिमिट कर दिया। और दूसरी तरफ मायन सिविलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने डेज, ईयर्स और मंथ्स को काउंट करने का तरीका निकाल लिया था। मायन कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 18 महीने और एक महीने में 20 दिन होते थे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर उन्हें दिन काउंट करने हो तो वो कैसे करते थे। वो लिखेंगे 532। यहाँ 5 होगा नंबर ऑफ ईयर्स, 3 होगा नंबर ऑफ मंथ्स और 2 होगा नंबर ऑफ डेज। लेकिन मायंस के इस मेथड का लिमिटेशन ये था कि वो 3 डिजिट से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते थे। 3 डिजिट से ऊपर कैलकुलेट करना आता ही नहीं था। उनको जो भी कुछ लिखना वो 3 डिजिट तक ही लिमिटेड था। अप्रोप्रिएट सिंबल या नोटेशन ना होने की वजह से मैथमेटिक्स की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी ग्रीक्स या मायन सिविलाइजेशन में वो नहीं हुई। और दूसरी तरफ भारत में डेसिमल सिस्टम की वजह से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के डेवलपमेंट में तेजी आ गई। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये उठेगा कि क्यों भारत ने ही 0, डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर जैसे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया। ग्रीक्स या मेसोपोटामियंस भी ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए और भारत ने कर लिया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भारत की फिलॉसफी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टाइम पे ग्रीक्स भी बहुत ही करीब थे 0 को इन्वेंट करने के, लेकिन कर नहीं पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन था उनका लॉजिक। जिस लॉजिक का यूज करके ग्रीक मैथमेटिशियंस आगे बढ़ रहे थे, उसी लॉजिक ने उनके मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट को स्लो कर दिया। धीरे धीरे उनका माइंडसेट या सोचने का तरीका ऐसा होता चला गया कि जो चीजें उनके लॉजिक में फिट बैठती वो होती हैं और जो चीजें नहीं फिट बैठती वो नहीं होती हैं। जैसे 0 एम्प्टीनेस को सिंबलाइज करता है, मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 है। उस टाइम के जो डोमिनेंट ग्रीक मैथमेटिशियंस थे उनके लॉजिक के हिसाब से कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता था। अपने लॉजिक की वजह से थ्योरेटिकल लेवल पे 0 जैसे कॉन्सेप्ट्स को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे। जो उनको चीज दिखती नहीं वो चीज होती नहीं तो उसे एक्सेप्ट कैसे करें। यही होता है जब लॉजिक इग्नोरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं अगर भारत की फिलॉसफी की बात करें कि जो चीज बहुत ही सटल होती है या दिखती नहीं है, जैसे आत्मा या प्राण, उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी उन चीजों की जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख, सुन और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए भारत के लोगों के लिए ज्यादा आसान था 0 जैसे कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली डिफाइन करना और उसे एक्सेप्ट करना। जो नहीं होता उसको भी एक सिंबल देना। इसी 0 या शून्य को मैथमेटिकल लॉजिक में इंक्लूड करने से मैथमेटिक्स के फील्ड में रेवोल्यूशन आ गया। मैथमेटिक्स के फील्ड में 0 की क्या इंपॉर्टेंस थी इसको बताते हुए एक फेमस मैथमेटिशियन अब्राहम सेडनबर्ग ने ये कहा, इट इज लाइक कॉइनिंग निर्वाणा इनटू डायनामो। तीसरा सवाल यहाँ पे ये उठना चाहिए कि अगर भारत में ही गणित के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए जिन्हें आज भी हम यूज करते हैं वैसे के वैसे, तो वेस्ट के जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं वो कहाँ से आए। न्यूटन का कैलकुलस, हीरोन्स फार्मूला, पास्कल ट्रायंगल, पेल्स इक्वेशन, टेलर सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ये सब कैसे डेवलप हुई। वेस्ट को जैसे ही अरब्स के थ्रू भारत का डेसिमल सिस्टम मिला और यहाँ के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिले तो वहाँ भी मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में तेजी आ गई। संस्कृत का शब्द जया अरबी में ट्रांसलेट हुआ जैब और लैटिन में इसी का ट्रांसलेशन हुआ साइनस और वही इंग्लिश में बन गया साइन। वैसे ही कोट जया बन गया कोसाइन। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भारत से वेस्ट की तरफ गए और वेस्ट में भी मैथमेटिक्स के फील्ड में डेवलपमेंट होना शुरू हो गई।
वेस्ट में जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स भारत के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली कॉपीड थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को वेस्ट के मैथमेटिशियंस ने खुद डेवलप किया था। इसलिए आज हमारे ही टेक्स्ट बुक्स में, खासकर एनसीईआरटी में, भारत के ही कॉन्सेप्ट्स को जो भारत में ही जन्मे हैं उनको ही रीपैकेज करके वेस्टर्न मैथमेटिशियंस के नाम से पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ 4 नाम लूंगा। आई एम श्योर आप लोगों ने उनमें से 2 नाम सुन रखे होंगे और 2 नाम आपको आज पता चलेंगे। पहला पाइथागोरस और दूसरा न्यूटन। पाइथागोरस फेमस है अपनी थ्योरम h² = p² + b² के लिए और न्यूटन फेमस है अपनी कैलकुलस के लिए। अब 2 नाम और सुनिए जो आपको पता नहीं होंगे। पहले बौधायन और दूसरे आचार्य भास्कर। आचार्य बौधायन के शुद्ध सूत्र में ये फॉर्मूला h² = p² + b² पाइथागोरस से कई सौ साल पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था और वैदिक एज के लोग न जाने कितने सालों से इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। अब दूसरे नाम पे आते हैं आचार्य भास्कर। न्यूटन ने कैलकुलस डेवलप किया 17th सेंचुरी में, लेकिन आचार्य भास्कर ने कैलकुलस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को 12th सेंचुरी में ही दे दिया था, न्यूटन से 500 साल पहले। 500 साल कोई छोटा अंतर नहीं होता। भारत के मैथमेटिक्स में इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक फेमस स्विस अमेरिकन मैथमेटिशियन हिस्टोरियन फ्लोरियन कजोरी ने रिकॉग्नाइज किया और कहा, थिंक ऑफ आवर नोशन ऑफ नंबर्स ब्रॉट टू परफेक्शन बाय हिंदूज, थिंक ऑफ देयर एलिगेंट algebraical methods and then judge whether the Brahmins on the banks of Ganga are not entitled to some credit। अब जो अगला सवाल आप लोगों के मन में आया है कि अगर भारत में मैथमेटिक्स इतना डेवलप था तो भारत के लोग इतने एडवांस मैथमेटिक्स को यूज कहाँ करते थे। एक बहुत ही फेमस रूल है द रूल ऑफ 3 और इसको गोल्डन रूल भी बोला जाता है, जिसमें 3 मेन चीजें हैं, प्रमाण, फल और इच्छा। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। 5 अनार 50 रुपए के हैं तो 9 अनार कितने रुपए के होंगे। इसमें प्रमाण हो गया 5, फल हो गया 50 और इच्छा हो गई 9। अब हमें चौथी क्वांटिटी निकालनी है तो इसका सिंपल सा रूल है, 9 अनार की कीमत होगी फल गुना इच्छा डिवाइडेड बाय प्रमाण, मतलब 50 गुना 9 डिवाइडेड बाय 5 = 90 रुपए। अब आपको लग रहा हो कि इसमें बड़ी बात क्या है, इसको तो कोई छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। बड़ी बात यह है कि यही रूल 2000-3000 साल पहले यूज होता था और यही रूल आज भी यूज हो रहा है, इसलिए इसको गोल्डन रूल बोलते हैं। और इसी रूल को यूज करके तब के आम नागरिक या व्यापारी अपने सामान खरीदते या बेचते थे और जनरली आज भी ज्यादातर लोग यही रूल अप्लाई करते हैं। गणित का दूसरा इस्तेमाल भारत के आर्किटेक्चर में हुआ, ना सिर्फ देखने में सुंदर लेकिन हजारों साल तक वैसे का वैसा खड़ा रहा। आज की तरह नहीं कि आज बनाया कुछ सालों में या कुछ दिनों बाद ही ढह गया। तीसरा यूज गणित का हुआ एस्ट्रोनॉमी में या ज्योतिषी में। एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो प्लैनेट्स के रिलेटिव मोशंस का रिकॉर्ड रखती है। आज जिस काम को इसरो और नासा जैसे इंस्टीट्यूशंस $बिलियन खर्च करने के बाद करते हैं, उसी काम को 2000 साल पहले गंगा नदी के किनारे एक सिंपल से धोती पहना हुआ आदमी आसानी से कर लेता था। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में जानना और उनको रिकॉर्ड करना एक अलग बात है, लेकिन एक मॉड्यूल बना देना जिससे जो उस मॉड्यूल को यूज कर रहा है, चाहे उसको ये पता हो या ना हो कि प्लैनेट्स की रिलेटिव पोजीशन कैसे निकली, उसके पीछे क्या साइंस अप्लाई हुआ या क्या मेथड अप्लाई हुआ, उसको मॉड्यूल यूज करने के कुछ बेसिक रूल पता है और आज वो किसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे किसी भी नक्षत्र और प्लैनेट की स्थिति बता देता है बिना किसी टेलीस्कोप के। ये अचीवमेंट थी भारत की गणित की। अब जो गणित का अगला यूज हुआ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर जनरेशंस में नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए। अब नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए गणित को कैसे यूज किया गया। आचार्य पाणिनि जब अष्टाध्यायी में संस्कृत ग्रामर के रूल्स बना रहे थे तो उनको डिफाइन करने के लिए उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज किए और वही लॉजिक्स आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बूलियन लॉजिक, एंड और नॉर। इसके अलावा आचार्य पिंगला ने जब छंद सूत्र का निर्माण किया तो हर लाइन दूसरे लाइन से राइम में हो, इसके लिए मात्राओं को सही ढंग से उपयोग करना बहुत ही जरूरी था। इसको उन्होंने सॉल्व किया एक मैथमेटिकल लॉजिक से, जिसको आज हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। जितने भी सूत्र या फॉर्मूला बनते थे, ये कोशिश होती थी कि उनको इस तरीके से लिखा जाए जिसको पढ़ने, सुनने या याद करने में आसानी हो, जिससे नॉलेज ट्रांसफर आसानी से हो सके और साथ ही साथ एंटरटेनिंग तरीके से हो जाए। तो इस तरीके से भारत के लोगों ने मैथमेटिक्स यूज किया अलग अलग चीजों में। अब इतनी सारी बातें सुनकर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भारत की टेक्स्ट बुक्स में
खासकर एनसीईआरटी में भारत के ज्यादातर मैथमेटिशियंस का नाम ही नहीं है। अब नाम क्यों नहीं है, अब ये भी मैं ही बताऊं। कुछ काम आप भी कर लो, ये रहे अपने एजुकेशन मिनिस्टर, उनको टैग करो और पूछो कि ऐसा क्यों है।